अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 लेक्चर 71। आज हमारे लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। कल से आपकी क्लास रेगुलर वाली ये नहीं होगी, लेकिन आपकी कुछ रिवीजन क्लासेस आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो ये जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट, आपके पास 3-4-5 दिन होंगे। इसमें आपने खुद से सारे टॉपिक्स प्रीवियस जो हैं चैप्टर्स उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आप लोगों के साथ रिवीजन लेक्चर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को वक्तन मैं मैसेज करके बता दिया करूँगा कि मैं कब कॉलेज आ रहा हूँ। वो ब्रॉड लिस्ट में आपका नाम एडिट है ना? हाँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हों तो आप लोग पूछ लें। जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर 12 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। क्या स्टडी करेंगे हम? अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन जो आपकी होम असाइनमेंट है, और एंड पे एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको याद है ना हमारे कंपनी लॉ के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे कि नहीं? कितने मार्क्स के आएंगे? 15 मार्क्स के, 50 के नहीं, 15 के। 15 का? अच्छा 15 का, मुझे समझ लगी शायद आपने 50 का है। नहीं माजरत, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे लिखा है अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें अदर से क्या मुराद है? अदर से क्या मुराद है? किसके अलावा? किसके अलावा? हाँ, बाय कोड। हमने वाइंडिंग अप के 3 मोड्स पढ़े थे। एक था बाय कोड, एक था वॉलंटरी वाइंडिंग अप। बाय कोड को हम समटाइम कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं। एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो कि मेंबर्स या क्रेडिटर्स करते हैं, एक कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो कोर्ट करता है, और एक क्या है? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये सब वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि वाइंडिंग अप हो चलेगी नॉर्मल रूटीन में, यानी कंपनी करेगी मेंबर्स या क्रेडिटर, लेकिन कोर्ट उसको सुपरवाइज करेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट अपनी पावर उस वक्त एक्सरसाइज करेगा। जैसे कोर्ट को अगर लगे कि वाइंडिंग अप सही तरीके से नहीं हो रही, किसी क्रेडिटर किसी मेंबर के साथ जाती हो रही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट कहेगा लो भाई, ये मैं सुपरवाइज कर रहा हूं, आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, सॉरी आपका लिक्विडेटर सही काम नहीं कर रहा, इसको अलहदा करो, अब मैं अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता हूं। सुपरविजन का मतलब ये है कि कोर्ट सिर्फ वाइंडिंग अप के प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि उसे ये ना कंफर्म हो जाए कि वाइंडिंग अप में कोई गड़बड़ हो रही है। यह है सुपरविजन। कंपल्सरी में सारे काम कौन करता है? कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सारे काम कौन करेगा? मेंबर्स या क्रेडिटर्स। और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में कोर्ट सुपरवाइज करेगी, प्रोसीडिंग सारी मेंबर्स या क्रेडिटर करेंगे, यानी ये 50-50 है। हमने वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के बारे में कंसेप्ट स्टडी कर लिए। क्या कंसेप्ट स्टडी किया? किन सर्कमस्टेंसेस में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होती है, हमने ये स्टडी किया। उसमें खास तौर पे आपकी फेवरेट 2 एग्जांपल थी, एक अनएबल टू पे डेट वाली और एक अनलॉफुल बिजनेस वाली, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया कि ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, प्रोविजनल मैनेजर के बारे में, और रेजिग्नेशन के बारे में। ऑफिशियल लिक्विडेटर रिजाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, कैजुअल वैकेंसी राइज हो सकती है इसकी, बिल्कुल ये स्टडी किया। फिर हमने 2 अहम डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी किया। एक थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, और एक थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू ऑफिशियल लिक्विडेटर, रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर को कौन स्टेटमेंट सबमिट करवाता है? कंपनी से मुराद कंपनी की मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट बोले तो कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, सेक्रेटरी। जो करंट है वही, या प्रीवियस भी किसी से स्टेटमेंट ले सकता है? प्रीवियस किन से? विद इन 1 ईयर फ्रॉम रेलिवेंट डेट से याद आया, ये रेलिवेंट डेट क्या होती है? अगर इसमें 2 ऑप्शन, अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया गया है तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, और अगर प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया गया, डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। इससे 1 साल पहले जो भी कंपनी की मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, कंपनी की फॉर्मेशन में
हिस्सेदार रहा है, उससे स्टेटमेंट निकलवाई जा सकती है और उसको कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, ओवरव्यू लिया हमने वाइंडिंग अप बाय कोड का। अब हम अदर मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, यानी बाय कोड के अलावा कौन से मोड है? दो, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप और दूसरा सब्जेक्ट टू सुपरविजन। अब ये स्टडी करते हैं। सबसे पहला वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ये देखिएगा दो, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं और दूसरा वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोड। ये दो वाइंडिंग अप के बारे में। पहला वॉलंटरी वाइंडिंग अप किन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, सुन लीजिएगा। अच्छा, आपने बिजनेस लॉ पढ़ा? पास भी किया हो, चलो पास ना भी किया हो, पढ़ा तो होगा। पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा। उसमें एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्या होता था? जो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए या खास टाइम पीरियड के लिए बनाई जाए। तो जब वो टाइम पीरियड या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद मर्जी, शाबाश, मर्जी है, चाहे तो खत्म करे चाहे उसको चलाते रहे। वही कंसेप्ट ही है, वही क्या वारंटी वाइंडिंग अप। अगर कोई इसी तरह याद रखिए, जिस तरह पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, उसी तरह कंपनी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस किसी इवेंट के लिए बनाई जा सकती है। अगर कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक इवेंट, पर्पस, प्रोजेक्ट, इवेंट का मतलब क्या, कोई प्रोजेक्ट के लिए या स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाए कंपनी, और वो पीरियड कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। लेकिन उस वक्त जब एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी तब। यानी ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए कंपनी बनाई, जैसे ही 2 साल खत्म हुए वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो गई। नहीं, 2 साल खत्म होने के बाद रेजोल्यूशन पास कर, रेजोल्यूशन है, स्पेशल नहीं लिखा, इसका मतलब है कोई सी भी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चलेगी। ठीक है, यानी 2 साल के लिए कंपनी बनाई, 2 साल गुजर गए, अभी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, लेकिन 2 साल गुजर गए, 2.5 गुजर गए, रेजोल्यूशन पास नहीं हुई। बताइए कंपनी एग्जिस्ट करती है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑटोमेटिकली हो गई? कंपनी एग्जिस्ट करती है। किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई, डैम के लिए, डैम कंस्ट्रक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने पेमेंट भी कर दी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो गई कि अभी नहीं? अभी नहीं होगी। कब होएगी? जब रेजोल्यूशन पास होगी। शाबाश। ये तो था पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक और भी पार्टनरशिप थे, जो क्या होता है, जिसमें कोई टाइम पीरियड में, तो अगर दूसरा केस हो, यानी कोई पीरियड या इवेंट स्पेसिफाई ना किया गया हो, क्या उस केस में भी कंपनी की वारंटी वाइंडिंग अप हो सकती है? कोई पीरियड या प्रोजेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्या फिर भी कंपनी की वाइंडिंग अप वॉलंटरी हो सकती है? कैसे हो सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन से। इसका मतलब है, ये बात समझ में आई कि अगर कंपनी चाहे तो कंपनी के तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप बाय कोड भी कर सकती है और वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कर सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन वाली ऑप्शन कंपल्सरी वाइंडिंग अप में भी थी, वाइंडिंग अप बाय कोड में भी। भाई समझ आई बात? वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में रूल क्या होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, या अगर पर्टिकुलर पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, पीरियड या प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो रेजोल्यूशन पास करें कंपनी। अच्छा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है? हम ही करेंगे, हमसे मेंबर्स वगैरह, क्राइटेरिया कंपनी खुद करेगी, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। करेगा? अच्छा, जरा सोच के बताइए, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, लिक्विडेटर खुद अपॉइंट किया, उसे लिक्विडेटर बोलेंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं कहेंगे। ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जब कोर्ट अपॉइंट कर, लिक्विडेटर अपॉइंट किया, तो लिक्विडेटर अगर सही काम ना कर रहा हो, नहीं बदल रहे, मेंबर्स नहीं बदल रहे, एक क्राइटेरिया के ख्याल में लिक्विडेटर सही काम नहीं कर रहा, मेंबर्स नहीं बदल रहे,
क्रेडिटर किसको पास जाए? कोर्ट के पास जाए। शाबाश। कोर्ट सब्जेक्ट टू सुपरविजन कर ले, यानी इसका मतलब है वाइंडिंग अप मोड चेंज भी हो सकता है। वाइंडिंग अप मोड चेंज भी हो सकता है। ये जी बात क्या कह रहे हैं? वाइंडिंग अप मोड चेंज हो सकता है। कौन करेगा? कोर्ट करे। कब करेगी? जब उसके पास कोई रोता रोता जाएगा। कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है, या कोई मेंबर भी जा सकता है, जो भी इंटाइटल पर्सन हो। रोते रोते जाना भाई, कंप्लेन लेके जाएंगे तो फिर वो डील करेगा ना। हंसते हंसते जाएंगे तो कहेगा भाई आप क्या मजाक करने आए हमारा, भाग जाए। रोते रोते जाएंगे फिर कोर्ट बात सुनेगी। नेक्स्ट, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये हमने स्टडी कर लिया वॉलंटरी वाइंडिंग अप। दो ऑप्शंस। अब अगर आपसे कहे सर्कमस्टेंसेस बताओ जब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है, तो बता देंगे सर्कमस्टेंसेस? हाँ ये वाला, लेकिन बता तो फिर भी देंगे ना। हाँ मैं यही चेक करना चाह रहा था, शाबाश। हाँ ये वाली भी बताएंगे, लेकिन ये वाले सर्कमस्टेंसेस तब बताएंगे जब वारंटी वाइंडिंग अप की सर्कमस्टेंसेस पूछेगा। अगर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की सर्कमस्टेंसेस पूछे, वो वॉलंटरी नहीं है। घूम गए थे ना, वो वॉलंटरी नहीं है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट तो वो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की है, तो मिक्स नहीं करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन, सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भैया ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप सही नहीं कर रहे तुम, मैं सुपरवाइज करूंगा आज से। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो, भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सुपरविजन होगी ना कोर्ट की, कंपल्सरी वाइंडिंग अप पे तो नहीं ना होगी। अपनी सुपरविजन खुद थोड़ी करेगा। सुपरविजन कब होगी? जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही होगी। उसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर सही ना हो रही हो तो वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। कोर्ट खुद भी सो मोटो नोटिस, आपको पता है कोर्ट ले लेता है सो मोटो नोटिस के ऊपर भी, या कोई एप्लीकेशन रोते रोते दे, उसकी एप्लीकेशन पे भी ऑर्डर पास कर देगी। क्या ऑर्डर पास कर देगी? सब्जेक्ट टू सुपरविजन। आज से वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन होगी, और इसमें कोर्ट की पावर्स वो सारी कोर्ट के पास होंगी जो वाइंडिंग अप है। हाँ एक्सरसाइज करे या ना करे वो एक अलग बात है, पावर सारी। यहां पे ये देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट बन जाएगी। इस इक्वेशन का मतलब आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट जो है वो इक्वल टू वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो गई। नहीं, इस इक्वेशन में क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट टू कोर्ट के पास वही पावर है। फर्क सिर्फ यह, यहाँ पे तो वो एक्सरसाइज लाजमी करती है कोर्ट, यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर को बाइंड करती है फॉर एग्जांपल। यहां पे कोर्ट के पास पावर है, मे भी करे मे भी ना करे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, इससे ये बात समझ में आई कि एक कंपनी चल रही है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है उसकी डायरेक्ट, यस। उसकी डायरेक्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकती है, यस हो सकती है। डायरेक्ट वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट ये नहीं हो सकती। पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी, अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप सही ना हो रही हो फिर सुपरविजन होती है। सुपरविजन कब होगी? जब काम सही नहीं हो रहा होगा। ये बात समझ आई आपको? यानी कोई भी कंपनी के मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी भाई, ये भी डिसाइड कर सकते हैं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होगी, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकते वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट होगी। उन्हें पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी, और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप से तो फिर कोई अप्लाई करेगा तो फिर सुपरविजन होगी। बात समझ आ रही है? अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अब मुझे ये बताइए, वाइंडिंग अप के 3 मोड्स हैं। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की कितनी सर्कमस्टेंसेस हैं? काफी ज्यादा, 10-12 सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की कितनी सर्कमस्टेंसेस हैं? 2, शाबाश। एक रेजोल्यूशन वाली, स्पेशल, और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट की एक, कि जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो और अप्लाई करे इंटाइटल्ड पर, या तो ऑन इट्स ओन कोर्ट फील करे
कि वाइंडिंग अप सही नहीं हो रही, या इंटाइटल्ड पर्सन अप्लाई करें। इंटाइटल्ड पर्सन कुछ भी हो सकते हैं जो लॉ के, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर भी हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं। भाई क्लियर? अच्छा मुझे याद आया, लिक्विडेटर को फाइंड करना होता है, ये लहदा से कंसेप्ट है। यहां तक दोनों मोड्स क्लियर है ना आपके? लिक्विडेटर को फाइंड करना हो, कहां मिलता है लिक्विडेटर? बाजार में। कौन से बाजार में मिलता है लिक्विडेटर? एससीसीपी ने पैनल लिस्ट मेंटेन की होती है और कोर्ट उसमें से किसी को सेलेक्ट करता है। उस पैनल में ऐड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? 10 साल का एक्सपीरियंस हो किस चीज में? काउंटिंग, फाइनेंस में, लॉ या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। शाबाश। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन इसके बाद वाला, क्या एससीसीपी की पैनल लिस्ट के अलावा कोई और ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है? कैसे? अगर ऐसे क्राइटेरिया कोड को अप्लाई करें, ऐसे क्राइटेरिया कोड को रिक्वेस्ट करें, कैसे क्रेडिटर्स? जिनको 60% और मोर पेड अप कैपिटल ड्यू है, पेड अप कैपिटल का 60% और मोर अमाउंट ड्यू हो। अगर किसी क्रेडिटर को पेड अप कैपिटल का, यानी इसका यह मतलब नहीं है कि क्रेडिटर के पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए, यानी क्रेडिटर शेयर होल्डर, ये नहीं, बल्कि पेड अप कैपिटल का जितना 60% बनता है, अगर किसी क्रेडिटर को इतनी अमाउंट पे करनी हो कंपनी ने और वो क्रेडिटर रिक्वेस्ट करे, तो लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है उसकी तरफ से, जो कि लिस्ट में हो सकता है शामिल ना हो। ठीक है? और अगर क्रेडिटर को 10,000 से ज्यादा अमाउंट ड्यू है, तो फिर उसके पास कौन सी पावर होती है? 1 लाख, 1 मिलियन, 1 लाख वाली थी कि 1 मिलियन वाली थी? 1 लाख वाली क्या थी? हाँ, कि अगर किसी क्रेडिटर को 1 लाख या हायर अमाउंट ड्यू है और वो कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस सर्व करता है और विद इन 30 डेज कंपनी उसको पे या सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कि वो कौन सी वाइंडिंग अप होगी? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। शाबाश। तो वाइंडिंग अप के 3 मेथड समझ आ गए ना आपको? बाय कोर्ट है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है कन्वर्जन हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो कन्वर्जन होगी, ठीक है, कन्वर्जन होगी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वाइंडिंग अप यानी, अच्छा वॉलंटरी वाइंडिंग अप की कन्वर्जन हो सकती है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन की कन्वर्जन हो सकती है? यस, हो सकती है। असल में ये इसमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कंप्लीट कंट्रोल कोर्ट के पास आ जाता है। तो कोर्ट को अगर फील हो ना, कोई इंटाइटल्ड पर्सन अप्लाई करें और कोर्ट को फील हो कि ये जो वाइंडिंग अप हो रही है ना, इसमें क्रेडिटर के साथ या कंट्रीब्यूटरी के साथ ज्यादती हो रही है, उनके इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया जा रहा, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उसको चेंज कर सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर एक दफा वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए नॉर्मल रेजोल्यूशन चाहिए होती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन? दोनों डिपेंड करता है। शाबाश। तो अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास हो भी गई, तो भी कोर्ट के पास पावर है उसको कन्वर्ट कर सकती है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में। ठीक है, कर सकते हैं। क्या वॉलंटरी वाइंडिंग अप को कोर्ट सब्जेक्ट टू सुपरविजन, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट कर सकती है? वॉलंटरी वाइंडिंग अप को सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाइंडिंग अप को, वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप को वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में ये ध्यान में रखिएगा, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप कन्वर्ट हो रही है सब्जेक्ट टू सुपरविजन में। ठीक है, ये भी हो सकती है।
और वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये भी एक तरह से कन्वर्जन का ही कंसेप्ट है, लेकिन उसने उसको कन्वर्जन में डिस्कस नहीं किया। अगर देखा जाए, सोचे जरा, सोचे ये भी कन्वर्जन, पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है, वही सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट हो रही है ना, और यहां पे वाइंडिंग अप हो रही है और वही वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये थे हमारे कंसेप्ट्स। अब देखें, कंसेप्ट कुछ थोड़े थोड़े मिक्स हो रहे हैं ना माइंड में। नहीं, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की हद तक तो ठीक था, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट मिक्स हो रहे हैं ना, कन्वर्जन, हाँ मिक्स हो, हाँ। तो इसका क्या तरीका है फिर? प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है, एमसीक्यूज की। कल नहीं, आज, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी के अभी, क्वेश्चंस करो अभी के अभी, एमसीक्यूज भी करो अभी के अभी, करो। शाबाश, जल्दी से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड और एमसीक्यूज ये आपने अभी अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सिर्फ कीवर्ड सॉल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ लिख दें और एमसीक्यूज के ऊपर भी टिक लगा दें। आपके पास 8 मिनट हैं, पूरे 8 मिनट, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप भी एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें। आपके पास भी 8 मिनट है, लेक्चर को यहाँ पे पॉज करें, इसके बाद फिर हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन और एमसीक्यूज को सेटअप करता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप भी अटेम्प्ट कीजिए। पॉज कर दें जी। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6, Yasir was appointed provisional manager till the winding up order or otherwise of XYZ Limited is decided by the court. कोर्ट ने यासिर को प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया कि भाई जब तक वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं पास होता, या अगर हमें लगे कि वाइंडिंग अप ऑर्डर मुनासिब नहीं है तो हम इस पिटीशन को जब तक कैंसिल नहीं करते, यानी जब तक ये पिटीशन चल रही है, आर्जी तौर पे आप प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किए जाते हो। किसको कहा? यासिर को। The court did not mention any restriction or limitation on his power in the order. What are the powers of Yasir? अगर पावर रिस्ट्रिक्ट ना की जाए, लिमिट ना की जाए, तो प्रोविजनल मैनेजर की भी पावर्स वही होती हैं जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की है, और प्रोविजनल मैनेजर भी उसी लिस्ट से उठाया जाता है जो पैनल वाले, और सब्सिक्वेंटली वो ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो सकता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर सेम प्रोविजनल मैनेजर भी, या इसके अलावा कोई और पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है, या इन एडिशन टू प्रोविजनल मैनेजर भी अपॉइंट हो सकता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर के एक्सेस ज्यादा हो सकते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर एक्सेस ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं झगड़ा हो गया तो वो कैसे डिसाइड होगा? कोर्ट। शाबाश, 6 हो गया क्वेश्चन। 6 में कोई प्रॉब्लम? 7, क्रेडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फाइल्ड ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। क्या क्रेडिटर वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर सकते हैं? किन सर्कमस्टेंसेस में? अगर 60% से ज्यादा पेड अप कैपिटल इनको ड्यू हो। बिल्कुल गलत। ये तो उस सूरत में था जब कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना होता है पैनलिस्ट के अलावा। 60% वाली बात तो तब थी जहां क्रेडिटर का लफ्ज आ गया, छाप दिया रटा, पता है नहीं क्रेडिटर किन केसेस में? हाँ, प्राइमा फेशिया केस एस्टैब्लिश करना होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है एज टू कॉस्ट। उस सूरत में तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्रेडिटर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दे रिक्वेस्टेड जमीर टू बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्रेडिटर ने जमीर से कहा, भाईजान आपकी मेहरबानी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए, बट हिज नेम इज नॉट ऑन द पैनल ऑफ प्रोविजनल मैनेजर एंड लिक्विडेटर्स मेंटेन्ड बाय द कमीशन। लेकिन उसका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। कैन ए पर्सन बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर इफ हिज नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन पैनल ऑफ कमीशन? यस। यहां भी अब लिखेंगे, अब मना है वो केस जो छापना है, छापना है। यस यस, हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर 60% पेड अप कैपिटल किसको? उस प्रोविजनल मैनेजर को ड्यू हो, क्रेडिटर्स को ड्यू हो। 60% आर मोर ऑफ पेड अप कैपिटल।
उसके इक्विवेलेंट अमाउंट अगर पेएबल हो क्रेडिटर को, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी नहीं खुद से उन्होंने कह दिया भाई अपॉइंटेड, कोर्ट को रिक्वेस्ट, कोर्ट अपॉइंट करेगा। लेकिन हो सकता है जमीर कैन बी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर इवन इफ हिज नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैनल ऑफ कमीशन, प्रोवाइडेड क्रेडिटर्स को 60% और मोर अमाउंट ड्यू हो और वो कोर्ट को अप्लाई करे। 7 में कोई प्रॉब्लम? 8, Zahid was appointed as official liquidator for the purpose of winding up of Multi-Source Limited (MSL). Zahid wants to resign as the official liquidator because of the difficulties being faced by him in the performance of his responsibility. कहता है इतना मुश्किल काम ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं तो चैप्टर नहीं याद किया था वाइंडिंग अप का, उसे केस स्टडी नहीं करता मैं, और मुझे वाइंडिंग अप करने के लिए कह दिया, ये तो चैप्टर ही में छोड़ के आया था, पता ही नहीं। Because of difficulty, he has discussed the matter with some of the directors. हाँ, लेकिन डायरेक्टर ने तसल्ली उसने कहा बेफिक्र हो, who have assured him that his request would be considered in their meeting to be held soon. Comment on the issue in the light of Premium Companies Act. तो ये डायरेक्टर थोड़ी कर सकते हैं उसको रिमूव, वो तो मेंबर कर सकते हैं। नो सर, कौन कर सकता है? वो रिमूव ही नहीं हो सकता। शाबाश, चलिए रिमूव नहीं हो सकता अनलेस पर्सनल डिसेबिलिटी की बेसिस पे, और उस सूरत में कैजुअल कोर्ट फिल करता है। लेकिन ये जमीर जाहिद रिमूव नहीं हो सकता, डायरेक्टर्स तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ना, ठीक है, कोर्ट कर सकता है लेकिन वो भी पर्सनल डिसेबिलिटी की ग्राउंड्स पे। डिसेबल नहीं हो रहा, मुश्किल। डिसेबल का मतलब है अब मैं आपको असाइनमेंट दूं और आपके सर बड़ी लेंथी असाइनमेंट, बड़ी मुश्किल असाइनमेंट, इसलिए मैंने नहीं की, ये पर्सनल डिसेबिलिटी है, ये पर्सनल डिसेबिलिटी नहीं है, पर्सनल डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ, और अगर आप बाइक में जा रहे हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हाँ बाइक स्लिप हो गई, बारिश में जा रहे थे तेज, हाँ, और बारिश और चोट आ गई, फिर आपने कहा सर मैं इस वजह से, ये है पर्सनल डिसेबिलिटी। तो यह है पर्सनल डिसेबिलिटी, खुद से ज्यादा कह रहा है बाइक की फिक्र है, तो भाई घर जाते बाइक को उठा के लेके जाना घर है, कोई पूछे तो कहना मैं अपने से ज्यादा इसकी फिक्र है। 8 क्लियर? 8 कोई प्रॉब्लम? Question 9. On March 15, 2021, court ordered winding up XYZ Limited and appointed Naveed as official liquidator. Subject to direction of court, Naveed may require Hamid, former CFO of XYZ Limited, who had resigned 6 months before the date of winding up order. भाई वो फॉर्मर है, पुराना है, पुराने लोगों से कुछ थोड़ी स्टेटमेंट बनवा सकते हैं। टू प्रिपेयर एंड सबमिट स्टेटमेंट अफेयर्स, कैन ऑफिशियल लिक्विडेटर रिक्वायर हामिद टू प्रिपेयर स्टेटमेंट? इफ सो व्हाट रेम्युनरेशन हामिद कैन रिसीव? रीजनेबल। क्या उसे कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट, वो फार्मूला क्या था? विद इन 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट, और रेलिवेंट डेट क्या थी? ना वाइंडिंग अप, यही गलती की आपने, डायरेक्ट वाइंडिंग अप में नहीं जाना, पहले प्रोविजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोविजनल मैनेजर उसने कुछ बताया, तो इसका मतलब है प्रोविजनल मैनेजर, एज्यूम कर लेंगे प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट नहीं हुआ, तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, वाइंडिंग अप ऑर्डर कब हुआ? तो इसका मतलब 15 मार्च से 16 मार्च 2020 से लेके 15 मार्च 2021 तक के दरमियान में भी जो एम्प्लॉय, ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट ली जा सकती है। रीजनेबल पैसे देंगे, रीजनेबल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इसमें बिल्कुल हम हामिद से स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। नवीद हामिद को कह सकता है कि स्टेटमेंट प्रेजेंट करें। क्वेश्चन 10. Carrier Limited was formed for a period of 3 years. The period of 3 years is due to complete on 31 December 2021. However, the project which the company had undertaken is still in progress. Advise the director of CL regarding the legal status of CL on completion of 3 years, while work on the project is not yet complete. तो क्यों नहीं मसला? जैसे ही 3 साल के लिए बनी थी कंपनी, जैसे 3 साल पूरे होंगे कंपनी ठप। जब तक रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे कंपनी वाइंड अप नहीं। कौन सी रेजोल्यूशन? एनी रेजोल्यूशन, एनी रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन या एनी रेजोल्यूशन, ठीक है।
रेजोल्यूशन पास करें, और अगर 3 साल गुजर के रेजोल्यूशन पास नहीं की, कंपनी वाइंड अप होगी कि नहीं? नहीं होगी। और इस सिचुएशन में बेहतर यही है कि 3 साल गुजर भी जाए तो रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप के पास, क्योंकि कंपनी वाइंड अप हो गई तो प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा? ठीक है, प्रॉब्लम कोई? 11 स्टेट द सिचुएशन अंडर विच कंपनी में भी वाइंड अप वॉलंटरली। वॉलंटरली वाइंड अप सिचुएशन बताइए। वाइंडिंग अप बाय कोड की तो 10/11 की आप रिटर्न गा रहे थे, अनएबल टू पे डेट और अनलॉफुल बिजनेस, स्पेशल, इसकी बताएं। इफ आर्टिकल्स में टाइम या प्रोजेक्ट इवेंट मेंशन हो, पीरियड या इवेंट मेंशन हो, और वो पीरियड कंप्लीट हो जाए या इवेंट कंप्लीट हो जाए, तो बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन कंपनी में भी वाउंड अप वॉलंटरली। और दूसरी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तो वाइंडिंग अप, वारंटी वाइंडिंग अप हो सकती है। क्वेश्चन 12, XYZ Limited passed a special resolution that the company may be wound up voluntarily and appoint a liquidator to carry on the process of winding up। क्या कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकती है? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपल्सरी वाइंडिंग अप यानी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की जा सकती है? यस, की जा सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट की जा सकती है? वो नहीं की जा सकती। हाँ, तो चलिए ये हो सकती है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। One of the major creditors is not satisfied with the liquidation process and filed a petition that winding up to be converted to winding up by court and an official liquidator be appointed accordingly. Can mode of winding up be converted into winding up by court? Voluntary winding up का मोड कन्वर्ट हो सकता है? कौन सा कंसेप्ट है? ठीक है, एनी वाइंडिंग अप, एनी से क्या मुराद है? Voluntary supervision can be converted into winding up by court provided entitled person apply करें, members या creditors, और दूसरा court is satisfied that due regard is not given to the interest of creditors and members. members contributory, winding up वाले चैप्टर में हम members को contributory कहते हैं। बस ये बात है। MCQs पे आ जाए, होमवर्क नहीं देना भैया, ना 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 ना, किताबें बंद कर दें, किताबें बंद कर दें। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी में भी वॉलंटरी, तो वॉलंटरी को टिक कर दूं? नहीं, वॉलंटरी सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कंपल्सरी बाय द कोर्ट, तो एनी ऑफ द अबव। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, टिक डी को लगाना है फिर, एनी ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट इफ द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हाँ, और है दोनों नहीं, एक किसी एक में भी डिफॉल्ट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट कोई एक भी अगर आपने 1 साल के लिए फाइल ना की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल के लिए फाइल ना की तो प्रॉब्लम, यानी 1 साल फाइल की, अगले साल नहीं की, फिर अगले साल फाइल की, फिर ऐसे अगले साल नहीं की, तो 2 साल हो नहीं गए। टू प्रीसीडिंग, टू भी है, प्रीसीडिंग भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, एनुअल रिटर्न भी है, और भी है। तो ए और बी में अगर आप देखें तो सिर्फ एंड और का फर्क है, तो ए गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 3 नहीं है, फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव, ना ना ना, बी ऑप्शन करेक्ट। डन, आगे चलते हैं। 3, the promotion or the carrying on of any scheme or business shall not be deemed to be an unlawful activity, shall not be
यानी कब अनलॉफुल एक्टिविटी, ये नहीं पूछ रहा कब होगी, क्या पूछ रहा है, कब नहीं होगी। ए, द स्कीम इन्वॉल्व रेजिंग अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इंडल्ज इन रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड एंड पोंजी स्कीम। ये अनलॉफुल बिजनेस की डेफिनेशन में है, बिल्कुल है। ये अल्फाज याद है सारे, क्या अल्फाज, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पोंजी, पिरामिड स्कीम, ठीक है। बी, the scheme involved raising deposits from the general public against issue of securities of a body corporate to the public after due approval of prospectus। ये बिल्कुल सही है, ये अनलॉफुल बिजनेस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हुई। बाकी भी पढ़ लेते हैं। A scheme whereby in return for a deposit of a sum of money in cash or by means of coupons, any right or benefits determined by chance is assured or promised। अल्फाज डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है। अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल किए हैं, कंसेप्ट वही है, लॉटरी वाला, बाय चांस वाला। ये भी अनलॉफुल बिजनेस है कि नहीं है। डी, ए स्कीम और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी नोटिफाइड बाय कमीशन टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर ए मोरल हैजर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, बी। In which of the following situation a company shall be deemed to be unable to pay its debt? 1 million, 1 लाख वाला है ही नहीं कोई। हाँ, 1 of the below। A, if a creditor of rupees 5 million duly made a demand requiring the company to pay the sum so due and the company has for 21 days thereafter neglected to pay, secure or compound the, नहीं, इसमें गलती क्या है, 5 मिलियन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब 1 लाख से ऊपर हमने बोला तो 5 मिलियन भी उसमें कवर होता है। बी, इफ ए क्रेडिटर रुपीज 5 मिलियन ड्यूली मेड ए डिमांड रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम सो ड्यू एंड द कंपनी हैज फॉर 30 डेज देयर आफ्टर निग्लेक्टेड टू पे, सिक्योर, कंपाउंड द सम। स्टूडेंट कहने लगा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर गलत है, यहाँ पे 1 लाख होता तो फिर ठीक होता। ओ भाई 1 लाख या उससे ज्यादा है तो 5 मिलियन भी तो उसी में आता है। ये अनएबल टू पे डेट है इस केस में। 5 मिलियन का 5 लाख भी होता, हाँ, लेकिन अगर 0.5 मिलियन होता तब भी होता। हाँ, 0.5 मिलियन का मतलब 1 लाख से ज्यादा ही है। शाबाश, ठीक है, मौजूद है। सी, इफ ए क्रेडिटर फीस 75,000 ड्यूली मेड, ना है तो 75,000 से पता चल गया फर्क है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बी ऑप्शन में कंपनी अनएबल टू पे डेट है। 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए कंट्रीब्यूटरी का मतलब मेंबर शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ए पब्लिक कंपनी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 3, हाँ ना, पब्लिक कंपनी है। दूसरा, द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच हिज कंट्रीब्यूटरी हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू द डेथ ऑफ ए फॉर्मर होल्डर। बोथ है। हाँ, इसमें एक एडिशन भी थी, वो 180 डेज इन लास्ट 18 मंथ्स वाली, वो एडिशन भी थी, लेकिन वो थी उस शेयर होल्डर्स के लिए जिसको शेयर अलॉट किए गए हों। नहीं, दोनों की। हाँ जी, तो इसमें डिवॉल्व वाला भी अप्लाई कर सकता है ना, कर सकता। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हुई, दोनों, डी आर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। 6, Commission shall be entitled to present a petition for the winding up of a company without any investigation into फिर वो कमीशन जब अप्लाई करता है तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अप्लाई करेगा ना। एक केस उसमें ऐसा था जिसमें वो कौन से वाला था, लाइसेंस एक्टिविटी वाला। सोल एक्टिविटी लाइसेंस है और लाइसेंस कैंसिल हो गया। If the company is carrying on a business not authorized by its memorandum, इसमें कमीशन अप्लाई कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद
जोर उसका इसके ऊपर नहीं है कमीशन अप्लाई कर सकता है कि नहीं, जोर है विदाउट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इफ सोल बिजनेस कंपनीज दी लाइसेंस एक्टिविटी एंड दैट लाइसेंस इज रिवोक्ड, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, लाइसेंस रिवोक हो गया तो उसे खुद ही रिवोक किया होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिवोक किया, जैसे जिसने भी उसने या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। सी इफ द बिजनेस कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑप्रेसिव टू एनी ऑफ इट्स मेंबर और पर्सन कंसर्न्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फाइंडिंग अप हो सकते हैं इस केस में भी अगर ऑप्रेसिव टू मिनॉरिटी शेयर होल्डर हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद। और फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी माइट बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस, अदर मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी और टुवर्ड्स एनी ऑफ इट्स मेंबर, हो सकती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन। तो बगैर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक केस में बी 7 पे चले। A winding up of a company by the court shall be deemed to commence on the date of winding up order by the court, and not after a period of 7 days from the date of winding up order, after a period of 30 days at the time of presentation of petition for the winding up। जैसे ही पिटिशन प्रेजेंट हुई वाइंडिंग अप कमेंस हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी। तो रेलिवेंट डेट भी तभी से स्टार्ट हो जाएगी। वाइंडिंग अप कमेंस होना और चीज है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होना और चीज है। रेलिवेंट डेट में कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप नहीं है, ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप है। ऐसे ही है ना। 7 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई फिर? डी। 8 आर्टिकल्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड state that the company should be dissolved after completion of a metro transportation project and handing it over to relevant authorities. Project has recently been completed, became operational, and relevant authorities have taken control of it and issued a certificate in this regard. In order to effect warranty winding up of PQR Limited, मेरा ख्याल है वाइंडिंग अप तो हो ही गई है। पीक्यूआर वारंटी वाइंडिंग पीक्यूआर को क्या करना चाहिए? डी टू पास ए रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, अप्रूवल हुआ कमीशन। और नहीं, हमने तो ये नहीं पढ़ा था वारंटी वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, वो उस वक्त पढ़ा था जब वो रूटीन की कंपनी हो, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पीरियड के लिए नहीं बनी हो, उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। जब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या टाइम स्पेसिफाई किया, प्रोजेक्ट या टाइम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चल सकती है। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, पास करने को स्पेशल भी कर दें तो भी चलेगी। इसमें देखिए आप, उसने रिक्वायर्ड का वर्ड यूज किया है, वरना स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने से क्या वाइंडिंग अप ना हो जाती? हो जाएगी, लेकिन रिक्वायर्ड सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुई फिर? बी। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर? पहला, ए पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ मोर देन 5 कंपनीज एट वन। 3 है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। हमने करेक्ट ढूंढनी है, करेक्ट ढूंढनी है, इनकरेक्ट नहीं ढूंढनी। बी, फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज बाय कोर्ट, कमीशन शैल मेंटेन ए पैनल ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम द कोर्ट शैल अपॉइंट ए प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी ऑर्डर टू बी वाउंड अप। करेक्ट। हाँ, इसकी एक्सेप्शन है, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट यहां तक भी करेक्ट है। और बताए वो वाली कौन सी? 60% वाली कि 1 लाख वाली? 60% वाली, शाबाश। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी है। C, where a provisional manager is appointed by the court, he shall always have the same power as a liquidator. Always नहीं, court restrict या limit कर सकती है। D, an official liquidator may resign or quit his office before conclusion of the liquidation proceedings by give 30 days notice. ना, resign या quit नहीं कर सकता। अब उसे कहेंगे ना भैया, unless personal disability, रिजाइन करना है, हाथ पैर अपने तोड़वाओ पहले, उसके बाद रिजाइन कर सकते हो, उसके बगैर नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी इसमें? बी। लास्ट
ए प्रोविजनल मैनेजर वाज अपॉइंटेड ऑन 24 अक्टूबर 2021 एंड वाइंडिंग अप ऑर्डर वाज इशूड बाय द कोर्ट ऑन 3 जनवरी 2022 फ्रॉम whom he cannot require the statement of affairs in prescribed form। एक साल पहले किससे? रेलिवेंट डेट क्या होती है? प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, नहीं तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब 24 अक्टूबर। रेलिवेंट डेट क्या है? इसका मतलब 24 अक्टूबर 2021 से एक साल पहले तक, यानी 25 अक्टूबर 2020 या उसके बाद वालों से स्टेटमेंट ले सकता है। 25 अक्टूबर 2020 से पहले वालों से 25 अक्टूबर 2020 से पहले वालों से स्टेटमेंट 25 अक्टूबर, ये 24 अक्टूबर रेलिवेंट डेट है, 3 जनवरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल मैनेजर पॉइंट हुआ है। तो बताइए 26 दिसंबर 2020 बिल्कुल, ये 25 अक्टूबर 2020 के बाद है, इससे स्टेटमेंट ले सकता है। 12 जनवरी 2021 इससे भी बिल्कुल, क्योंकि ये भी 25 अक्टूबर 2020 के बाद वाली डेट है। 18 फरवरी 2021 25 अक्टूबर का, और 30 सितंबर 2020। क्यों? क्योंकि ये 25 अक्टूबर 2020 से पहले की डेट है। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? डी। चलिए, इसके साथ ही आपके सिलेबस का भी यहाँ पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपने साथ साथ पढ़ा, समझा और याद किया होगा। हाँ जी, तो अब आपके को रिवीजन क्लासेस शेयर करनी। अच्छा मुझे बताइए, रिवीजन क्लासेस अभी फौरी शेयर कर दूं या के कुछ दिन के गैप के बाद, 4-5 दिन के गैप के बाद? मंडे से कर दूं मैं? चलिए, मंडे को फिर रिवीजन क्लासेस में आप लोगों के साथ नहीं, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर है, लेकिन वो रेलिवेंट है, ये अप टू डेट है, सिलेबस के मुताबिक है, करंट सिलेबस के मुताबिक। ठीक है जी, तो 1-1 घंटे की महज 7 है, तकरीबन 7 घंटे में, लेकिन उसमें मैंने कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट कवर हों, और वो मेरे मुताबिक तो एक मुनासिब रिवीजन है, अच्छी रिवीजन है। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा और एक दफ़ा सारे जो कंसेप्ट आपके रिफ़्रेश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने साथ साथ अब याद करते रहना है। जो कोई टॉपिक अगर आपका वीक है उसको पढ़ें और याद करते रहें। मीनवाइल मैं जब कभी कॉलेज में अवेलेबल हूँगा, अभी तो खैर मेरी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आगे 1.5-2 हफ्ते तक मैं डेली बेसिस पे कॉलेज में मौजूद हूँगा। जिस टाइम पे मेरी क्लास नहीं है उसमें आप फैकल्टी रूम में आ सकते हैं, जो भी डिस्कस करना हो, पूछना हो, पूछ सकते हैं। लेकिन इस टाइम में अब हमारी क्लासेस नहीं होंगी। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।